हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं और हम एक्ट्स पर हैं और एक्ट्स पर डेफिनेटली हमने 6 एक्ट स्ट्रक्चर को ही अपनाया है और इसी को ही हम देख रहे हैं कि इन व्यूअर्स देखना ये है कि जो एक्ट्स हैं ये कौन किस तरीके से इसको परस्यू करता है। और चूँकि 3 एक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा हम पढ़ते आए हैं और ये समझते हैं कि यही सबसे ऑथेंटिक जो है तरीक़ाकार है, लेकिन इन 3 एक्ट्स में हम एक्ट्स को समझ नहीं पाते। ये मैं आपको मोस्ट ऑफ द केस में बता रहा हूँ कि हमें एक सुपर फ्लूअस सा आइडिया तो ज़रूर होता है कि ये क्या है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हमने 6 एक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ा और हमने एक्ट्स की डेफिनेशन से चले तो हमने देखा कि हमें समझ में आ रही है कौन सा पॉइंट कहाँ से आ रहा है और हम उसको फिल्म के एग्जाम्पल्स के साथ भी देख रहे हैं। और व्यूअर्स आज भी हम एक्ट्स को 6 एक्ट्स के जो एक्ट 2 को हमने समराइज़ किया था लास्ट लेक्चर में, उसको अब फिल्म्स पर लागू करके देखेंगे। तो व्यूअर्स इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो व्यूअर्स समरी में हमने क्या पढ़ा था कि द कैरेक्टर लर्न्स द रूल्स ऑफ दिस अनफेमिलियर वर्ल्ड and he faces an incidental opposition in pursuit of his transitional goal. But when he receives or faces the reality check, so he makes a commitment to a new role. तो ये हमारी समरी थी। इसको सबसे पहले हम हंगर गेम्स पर फिट करते हैं। तो हम देखते हैं व्यूअर्स के कैटनिस जब वो ट्रेन पर बोर्ड होकर डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल की तरफ आ रही होती है तो उसको रास्ते में बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट नज़र आते हैं और वहाँ पर वो देखती है क्या लोगों की सिचुएशन है, पॉवर्टी है, मुख्तलिफ और भी ऐसी कुछ चीज़ें उसके ऑब्जर्वेशन से उस रास्ते में गुजरती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अनफेमिलियर सिचुएशन है, बिकॉज वो कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गई थी, लेकिन अब वो रास्ते में जब ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है तो उसको डिफरेंट किस्म की ट्रेट्स नज़र आती हैं लोगों में। तो हम कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक अनफेमिलियर सिचुएशन है। और फिर वो ही बम्प्स इनटू आवर कोचेस एंड ट्रिब्यूट्स, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनको ट्रिब्यूट्स कहते हैं, उनके साथ उसका टाकरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंसिडेंटल ऑपोजिशन है उसके लिए। देन शी बिगिंस टू सर्वाइव इन द गेम, लर्न करती है सर। तो ये बेसिकली क्या है, उसका ट्रांजिशनल गोल है कि उसने ये छोटी छोटी गेम सर्वाइव करनी है। तो वो जब वो से वहाँ पर जो गेम मेकर्स होते हैं और वो जो समझे कि जजेस में भी शामिल होते हैं, तो वहाँ पर जब वो एरो करती है और बड़ा पॉइंट पर लगता है तो उसको आपको पता 11 पॉइंट्स मिलते हैं, बड़ा हाईएस्ट पॉइंट समझ जाता है। तो पीटा, जो कि पीटा एक लड़का है जिसके साथ उसकी जो है वो एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है, बड़ी मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की स्टोरी भी है। तो वो कन्फेस करता है अपने लव को एक इंटरव्यू में कैटनिस के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली अब एक रियलिटी चेक आ रहा है कैटनिस के लिए कि यानी कि यहाँ पर वो देखती है कि जिसको वो शायद उस तरह का दोस्त समझ रही थी वो तो उसको वो शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि वो रियलिटी चेक लेती है। यहाँ पे उसको पता लगता है कि जिन लोगों को वो क्या समझ रही थी वो नहीं है, वो उसको एक्सपोज करना चाह रहा है पीटा जो है। और इस वजह से फिर वो एक जो गेम है वो क्रॉस लव ट्राइंगल की तरफ, यानी उस गेम में एक क्रॉस लव ट्राइंगल बन जाता है। ये कमिटमेंट है। इस थोड़ा अभी आपको आगे पता लगा। ये मैंने एक आपको फिल्म के प्लॉट में जो एक्ट 2 है उसको फिट करके दिखाया। अब इसको जरा हम डिटेल देख लेते हैं। तो व्यूअर सबसे पहले अनफेमिलियर सिचुएशन के रूल्स को जब वो समझ रही है तो उसमें जब वो ट्रेन पर बैठती है और वो कैपिटल में पहुंचती है, वहाँ पर लोगों के स्टाइल को देखती है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ रास्ते पे वो कुछ चीज़ें देखती आ रही होती है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन स्पेशली जब वो कैपिटल में आती है तो इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू सिटी, एक न्यू कंट्री समझ लें आप, जहाँ पे रहन सहन लोगों का, लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे और जो गेम के
में जो लोग आए होते हैं और उनके बारे में जब वो सुनती है कि वो तो बड़े ताकतवर हैं, वो तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो उसके लिए एक अनफेमिलियर सिचुएशन है। शी हैज़ नेवर बीन इन टू दिस सिचुएशन बिफोर। और फिर उससे ज़्यादा अनफेमिलियर सिचुएशन है कि उसने उन लोगों के साथ फाइट करनी है जिनको वो पहले कभी मिली भी नहीं और खुद भी कोई इतनी माहिर नहीं, यानी गोया उसने मर जाना है अगर वो इन जैसे लोगों के साथ। तो ये एक अनफेमिलियर सिचुएशन है। पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें। उसके बाद व्यूअर्स, हमने ये कहा था कि इसी एक्ट 2 में आप अपने हुकिंग प्रेमिस को भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें तो आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हुकिंग प्रेमिस क्या होता है कि हमने कहा था कि ये बेसिकली आपका व्हाट इफ क्वेश्चन लेकर दिन में आ रहा होता है आपके सामने, व्हाट इफ, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि कई लॉग लाइंस भी जो हैं वो बेसिकली सेकंड एक्ट के ऊपर ही बन जाती हैं क्योंकि इसमें व्हाट इफ क्वेश्चन आ रहा होता है। गोया एक ऐसा सिनेरियो आप पेश कर रहे हैं जो व्हाट इफ पर रिवॉल्व कर रहा है। और इसमें डेफिनेटली व्हाट इफ जब हम कर रहे होते हैं ये ऑडियंस की इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। ऑडियंस बेसिकली व्हाट इफ वाले क्वेश्चन को ध्यान में लेकर आ रही होती है। ये हमने डिटेल पढ़ लिया था कि 2 लेक्चर्स पहले जब हम एक्ट 2 में पढ़ रहे थे, तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। और उससे पहले भी जब हम अपने प्रेमिस लाइन को पढ़ रहे थे और प्रेमिस में जब हम हुकिंग पर आए थे तो उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। तो आप सारे लेक्चर्स को मिलाकर दोबारा देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम अब हंगर गेम्स को एक्ट 2 के समरी पे फिट कर रहे हैं। तो इसमें व्हाट इफ क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे कंट्री में क्यों ना ऐसा हो कि हम 24 लोगों को 12 डिस्ट्रिक्ट में से उठाकर लेकर आए एक गेम में जो कि डेडली गेम है जिसमें आपने मारना और सर्वाइवल ने विन करना है। तो और वो किसके लिए? वो एक ऐसी कम्युनिटी के लिए, एक कैपिटल की जो कम्युनिटी है जो कि उसके कर्ता धर्ता हैं, जो कि वहाँ के समझेंगे नेता हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, समझ लें आप, करते धरते हैं सारे। तो उनकी खुशी के लिए आपने 24 लोगों को मरवाना है, रियल डेथ गेम में आपने मरवाना है। तो यहाँ पर आ गया व्हाट इफ, कि व्हाट इफ 24 लोग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल में जमा किए जाएं और कैपिटल के जो भी करते धरते लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी उस कैपिटल को चलाने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट के करने वाले हैं, सब कुछ उनकी खुशी के लिए हमने लोगों को मरवाना है। तो ये व्हाट इफ क्वेश्चन आ रहा है और इसमें यंग लोग हैं, कोई 15 का, कोई 16 का, कोई 13 का है। तो ये एक व्हाट इफ क्वेश्चन हुकिंग प्रेमिस इसमें फिट हो रहा है। तो यही अगर आप देखें तो एक्ट 2 में भी यही है। एक्ट 2 में भी आपको जब ये रिवील होता है कि यार 24 लोगों ने 12 डिस्ट्रिक्ट में से जाना है और डेथ गेम में एंटर होना है, तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इफ कि यार फिर क्या होगा। उसके बाद द ट्रांजिशनल गोल, और ट्रांजिशनल गोल में हम कह चुके हैं कि जब इस एक्ट में हमारे कैरेक्टर को, हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक न्यू गोल रिसीव होता है जो उसको ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन करता है उसकी फ्रॉम हिज इनिशियल स्टेट, जो कि एक्ट 1 में हम पढ़ के आए हैं, उससे उठा के इनटू द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी में ले आता है। ठीक है ना, ये हम दोबारा पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। सो कैप्टन बिगिंस टू लर्न हाउ टू सर्वाइव इन द हंगर गेम्स। तो ये बेसिकली उसका ट्रांजिशन गोल है। वो अपने एक मज़े में रह रही थी एक्ट 1 में, वो अपनी एक दुनिया में थी, फिर उसको यहाँ पर लाया गया। तो नाउ उसका गोल यहाँ पर सिर्फ क्या है कि यार सर्वाइव करो इस गेम को। मेन गोल उसका पॉवर्टी से निकालना था अपने पेरेंट्स को। वो दिस इज़ नॉट द पोजीशन है यार, यहाँ पर तो है कि भाई सर्वाइव करो, ठीक है। ये जितने भी दिन इधर उधर अगर मैं सर्वाइव कर गई तो आगे जाके अपनी बातों को मनवा सकूँ, कर सकूँ, अपने दूसरे जो मेन गोल है उसको हासिल कर सकूँ। लेकिन नाउ हर गोल इज़ टू ट्रांजिट फ्रॉम हेयर टू अनदर वर्ल्ड। अपने मज़े में रह रही थी अपने एक्ट 1 में हम देखा उस दुनिया में, लेकिन अब जब वो आई है इस वर्ल्ड में तो उसको अब इस गोल को हल करना कि यार इसको सर्वाइव करना है मैंने इन गेम्स को। अभी मैं वो अपना जो मकसद है मेन जो है पॉवर्टी से निकालना है फ्रेंड्स, उसको अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फर्स्ट आई हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंसिडेंटल ऑपोजिशन। इंसिडेंटल ऑपोजिशन में हमें ये कैरेक्टर को ये पता चलता है कि वो जिस वर्ल्ड में आया उसको ग्रेटर ऑपोजिशनल फोर्सेस का सामना, लेकिन ये बेसिकली फोर्सेस होती हैं ये मेनली आपके गोल को हिंडर नहीं कर रही होती। ये बेसिकली एक
आप समझे कि इंसिडेंटल ऑपोजिशन होती हैं, लेकिन बहरहाल ये आपकी न्यू गोल और आपके दरमियान खड़ी ज़रूर है, लेकिन ये कोई ख़ास बड़ा थ्रेट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले उसका सामना कैटनिस का हेमिच के साथ होता है, जिसको ये पता चलता है कि ये जो दोनों हैं यानी पीटा और कैटनिस ये लव अफेयर में हैं और इन दोनों की ही मौत हो जानी है। तो वो इसको रियलाइज़ भी करते हैं। उसके लिए कैटनिस के लिए ये बेसिकली एक अपोजिशन है, क्योंकि वो रियलाइज़ हो रहा होता है ना उसकी बातों से उनको कि ये मर जाएंगे दोनों। फिर एक बंदा और उसको बताता है कि वो किस तरह इस ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी के जो है वो अच्छा नहीं समझ रही, ये उसके लिए ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी, तो वो भी एक अपोजिशन। इस तरह पीटा के साथ उसकी जो कॉम्प्लेक्स पास हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो जब इंटरव्यू में ये बता देता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट से लड़की आई है, मैं तो वो एक लव अफेयर भी वहाँ पर, तो ये भी एक उसको अपोजिशन मेरे, बिकॉज शी इज़ नॉट इनटू स्ट्रेट इनटू हिज लव। वो लड़की इसको साथ लव में नहीं है, एटलीस्ट अभी तक वो हमें बताया नहीं जा रहा। तो लिहाजा इट मीन्स कि ये सब इंसिडेंटल अपोजिशंस उसको मिल रही हैं। लेकिन अगर हम गौर करते हैं कि ये इंसिडेंटल अपोजिशन बेसिकली उसको हेल्प आउट कर रही हैं, यानी कि ये वो अपोजिशन नहीं है बेसिकली कि जो उसके गोल को रोकना चाह रही हैं, ये एक तरीके से उसको हेल्प कर रही हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स एक रियलिटी चेक भी कैरेक्टर को मिलता है जब वो इस एक्ट में आता है कि बेसिकली को जो सोच के जो प्लान लेकर एक्ट 2 में आया उसके रोड में एक रोड ब्लॉक आ गया। तो अब आइदर यहाँ तो वो फेल हो जाएगा या फिर यहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। जब कैटनिस को लगता है कि जो गेम मेकर्स है उसकी तरफ कोई इतने अटेंटिव नहीं हो रहे, तो वो गेम मेकर्स के दरमियान में से एक एरो को फेंकती है और वो जाके हिट करता टारगेट में, उसको 11 पॉइंट मिलते हैं। अब चूँकि उसकी एक मतलब जब वो इतने सारे लोगों में से उसका इतना हाई नंबर आता है 11 नंबर, तो वो लोग वो जो कैरियर्स यानी कि वो जो सारे भी प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, ट्रिब्यूट्स जो होते हैं, वो अब उसके अगेंस्ट है सारे, चूँकि अब वो लड़की उनके लिए थ्रेट है। तो ये एक रियलिटी चेक उसको मिल रहा है कि ये मैंने कर तो लिए, लेकिन अब बेसिकली लोग उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं। और एक और भी बात है कि जब वो ये करती है तो उसको पता चलता है कि पीटा जो है वो सेपरेट क्लासेस सीखने के लिए लेना चाह रहा है। तो इट मीन्स कि ये भी उसके लिए एक रियलिटी चेक है। उसके बाद फिर द कमिटमेंट, और द कमिटमेंट में क्या होता है कि कैरेक्टर या तो कमिट करता है या फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी कमिटेड, दोनों बातें, एंड बिकम्स द एपिटोम ऑफ द न्यू रोल। चूँकि जो भी वो न्यू रोल अब बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है कमिटमेंट के बाद, वो होगा कमिटमेंट के बाद ही, क्योंकि वो न्यू रोल उसने एक्सेप्ट किया है, वो एपिटोम बन गया, यानी कि वो सबसे ऊपर अब उसके लिए वही रोल है। तो गोया वो कमिट कर रहा है खुद को, या वो कमिटेड हुआ है उस न्यू रोल की तरफ। तो व्यूअर्स कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट में हमने कहा था कि ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर या तो कैरेक्टर कमिटेड हो जाएगा या वो खुद को कमिट करेगा, ठीक है ना, उस न्यू रोल को जो उसने एक्ट 1 में बेसिकली तो एक्सेप्ट किया था, उसका एपिटोम बन जाएगा वो, चूँकि अब वो उस न्यू रोल को कमिट कर रहा है। यानी कि तो जो न्यू रोल व्यूअर उसने एक्सेप्ट किया था एट द पॉइंट ऑफ डिलेमा, मैं एक्ट 1 की बात कर रहा हूँ, उसका वो अब एपिटोम बन गया कमिटमेंट करके। और अब जब वो ये कर लेगा तो वो अब एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएगा सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का। अब वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में खुद एज अ प्लेयर चला जाएगा। तो ये जो पहले भी जिक्र किया, लेकिन मैंने फिर बता दूं, तो पिछले लेक्चर्स में आप जाके इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो अब नो ही हैज़ बिकम द एपिटोम ऑफ द न्यू रोल विच ही एक्सेप्टेड एट द पॉइंट ऑफ द डिलेमा, एंड नाउ बेसिकली ही इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। तो यही बात है कि जब कैटनिस इंटरव्यू देती है तो वो अपनी कमिटमेंट बताती है जो उसने अपनी बहन प्रिम के लिए किए होते हैं, और बताती है कि वो उसने क्या उसके साथ जो प्रोमिसेस किए हुए हैं। तो इधर से उसकी कमिटमेंट का जो है हमें पता चलता है। और दूसरी कमिटमेंट यहाँ पे आपको इस फिल्म में मिलती है पीटा, जो कि खुद भी इंटरव्यू में ये एक्सप्रेस करता है कि वो एक लड़की से मोहब्बत में जो कि डिस्ट्रिक्ट 12 से आई है, और जिसके बाद बेसिकली कैटनिस फ्यूरियस होती है, वो उसको ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन हेमिच उसको बताता है कि बेसिकली उसने
ये बात तुम्हें कोई डिग्रेड करने के लिए नहीं की, बल्कि अब तुम बेसिकली इस पूरी गेम में एक वाहिद लव ट्रायंगल भी इसमें एक जो है नई चीज़ आ गई है, जो कि अब ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली उसने तुम्हें हेल्प की है, इसको ब्लूम किया, ये तुम्हारा पेयर जो बनेगा, तो उसमें इस पेयर के सर्वाइवल के लिए शायद लोग ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हो, बिकॉज अब इसमें एक लव ट्रायंगल भी आ गया। तो ये भी एक कमिटमेंट के ही उस दायरे में आता है। तो व्यूअर्स, ये था हंगर गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने एक्ट 2 की समरी को फिट करना है, तो मैंने आपके वो सारी चीज़ें तोड़ के बता दी हैं। तो व्यूअर्स, सेकंड फिल्म हम देखते हैं टाइटैनिक। टाइटैनिक में हमारी समरी एक्ट 2 की कैसे फिट होती है। तो रोज़ लर्न करती है मतलब अनदर लाइफ, यानी कि एक तो वो लाइफ है जो बड़े अपने फर्स्ट क्लास के ऊपर एरियाज़ में रहते हुए देख रही हैं, जिस तरह की ज़िंदगी से वो वाकिफ़ होती है, जिस तरह की ज़िंदगी को जानती होती है। अब वो जो नीचे डेक के नीचे उन काम करने वाले लोगों में, उन मज़दूरों में, उन सब में आती है, तो वो एक दूसरी लाइफ को एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रही होती है। तो ये एक अनफेमिलियर वर्ल्ड है उसके लिए, और इस चीज़ को उसकी माँ और कैल जो कि उसका मंगेतर होता है वो उसको रोकते हैं। तो ये एक इंसिडेंटल अपोजिशन है, उसको रोकते हैं और ये भी कहते हैं कि तुमने अब जैक से नहीं मिलना। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांजिशनल गोल आ गया कि वो बेसिकली मिलेगी। तो एक ट्रांजिशनल गोल है कि उसको रोका जा रहा है, ठीक है ना। ये एक छोटा गोल है जिससे वो रुकेगी कि नहीं। तो एक ट्रांजिशनल गोल आ गया यहाँ पर कि उसने अब रुकना है, जैक को नहीं मिलना। लेकिन फिर जब कैल को पता लगता है कि ये जो हीरो है ये उसका पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है ना, और ये कि उसकी जो माँ है वो भी रोकती है उसको दोबारा अपना जैक से मिलने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली रियलिटी चेक आ गया। क्यों रियलिटी चेक आ गया कि अगरचे कि वो उस ट्रांजिशनल गोल में रुक गई है जैक से मिलने के लिए, वो उसका ट्रांजिशन गोल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये सब कुछ करने के बावजूद भी कैल जो है वो उसके डिज़ाइन अभी भी जैक के अगेंस्ट कुछ और ले आता है। यहाँ पे वो रियलिटी चेक है। और ये कि वो उसकी मदर भी जब वो दोबारा रोकती है, तो ये रोज़ के लिए बेसिकली एक रियलिटी चेक है। लेकिन फिर ये जब सब कुछ होता है तो जैक जो है वो छुप छुपा के आखिरकार ऊपर डेक पे आके रोज़ से मिलता है और उससे एक कमिटमेंट लेता है कि उसको अब उस लव अफेयर में ही रहना है, या वो रोज़ को कन्विंस करता है कि वो बेसिकली उससे लव अफेयर में है। उसको कन्विंस करवाता है कि तुम बेसिकली तुम मुझसे मोहब्बत में हो। तो ये कमिटमेंट हो रही है। तो इस तरीके से ये समरी थी जो फिट हुई। अब इसको हम थोड़ा बाइफरकेट करके देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हम टाइटैनिक में एक्ट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अब लर्निंग द रूल्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ल्ड में अब देखें तो जैक जो है वो किसके वर्ल्ड को देख रहा है, वो ऊपर जाके रोज़ के प्रिविलेज्ड वर्ल्ड को देख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि आपको फैसिलिटीज हासिल हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट वर्ल्ड है। ख़ासतौर पे वहाँ पर हर बंदा नहीं जा सकता। कैल ने उस पर बड़े जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है रोज़ पर। बड़ा स्ट्रिक्ट वर्ल्ड है। और रोज़ जब नीचे जाती है तो वो एक पुअर वर्ल्ड को देखती है, लेकिन वो एक केयर फ्री वर्ल्ड है। उसमें किसी के लिए उस तरह परवाह नहीं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो टाइटैनिक में दिस इज़ दी अनफेमिलियर सिचुएशन। अब व्यूअर्स, इसका हुकिंग प्रेमिस क्या है? ये तो बहुत आम है कि व्हाट इफ़ क्वेश्चन क्या है कि दो लवर्स जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं और उनके कन्फ्लिक्टिंग बैकग्राउंड्स हैं, यानी कि वो अमीर है वो गरीब है, तो कन्फ्लिक्टिंग बैकग्राउंड्स हैं, वो फॉल इन लव होते हैं एक ऐसी शिप में कि जिसने तबाह हो जाना है। तो ये है कि फिर लोग सोचेंगे व्हाट इफ़ कि ये क्या सर्वाइव करेंगे, बट क्या होगा, इनका लव चलेगा कि नहीं। तो ये व्हाट इफ़ क्वेश्चन आता है। ये आपके एक्ट 2 में आप इसको मतलब जो है अपने डायलॉग्स के साथ, सीन्स के साथ इसका इजहार करते हो। टाइटैनिक में हमने देखा भी इस चीज़ का। अब यहाँ पे ट्रांजिशनल कौन क्या बनता है कि रोज़ बेसिकली जैक को अब आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो रही है, यानी कि उनके दरमियान आप कोई लव अफेयर अभी नहीं देख पा रहे। तो वो बेसिकली शायद टाइम गुजारने के लिए ट्रांजिशनल गोल है कि वो ऊपर से आई नीचे बैठी, थोड़ा सा उसकी कोई पेंटिंग देख ली, वो तो वो बेसिकली एक ट्रांजिशनल गोल है उसके लिए कि मैंने वक्त गुजारना है।
ठीक है ना। तो ये उसका ट्रांजिशन बोला यार वक्त गुजारो, बोरिंग है, ऊपर नहीं मैं तो वक्त। उसकी अभी कोई जैक के साथ मोहब्बत शुरू नहीं हुई, तो दिस इज अ ट्रांजिशनल गोल। तो इसमें भी इंसिडेंटल अपोजिशन क्या आ रही है कि जब रोज की मदर देखती है जैक एंड रोज को डेस्क पर आपस में बातें करते हुए, फ्री होते हुए एक दूसरे के साथ, तो वो बड़ी कंसर्न्ड होती है और वो ये भी देखती है कि ये लड़के की कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो वो थोड़ी सी उसके अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है ना। और फिर ख़ास तौर पे जब वो डिनर होता है कि जिसके ऊपर फिर वो जैक को भी इनवाइट किया जाता है, तो कैल की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो जैक होता है उसकी बातों से लोग बड़े महजूज होते हैं और बड़े उसको पसंद करते हैं उसकी बातों को। तो ये भी उस जो कैल के लिए एक बड़ी तकलीफ दे बात होती है। उसके बाद कैल का वो जो बंदा होता है लव जो है, वो जाके फिर जब रोज आती है जैक्स की पार्टी में तो उसकी भी वो आके रिपोर्ट बताता है कैल को। तो इस तरीके से ये एक इंसिडेंटल अपोजिशन थी जो उस वक्त हमने देखी उस फिल्म के अंदर। तो फिर पहला टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट फिर हमारा आ जाएगा द रियलिटी चेक। तो अब फिर रियलिटी चेक आता है। तो रियलिटी चेक खासतौर पर जब जैक की पार्टी से वापस आती है तो कैल जो उसका मंगेतर होता है वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो कल कहाँ गई थी और किसके साथ उसने शाम गुजारी है, लेकिन एज टू बी हर वाइफ शी हैज़ टू ऑनर हिम, उसको ऑनर करना है, ठीक है ये। और फिर जब रोज की मदर आती है और ऑडियंस में ये फिर बताती है कि असल में रोज के बाप ने उनको फकीर करके छोड़ दिया, पेनीलेस कर दिया था। तो ये रियलिटी चेक आ रहा है वहाँ पे, रोज को भी रियलिटी पता लग रही होती है। और फिर वो उसकी मदर कहती है वो क्यों चाहती है कि उसकी कैल के साथ एंगेजमेंट हो जाए, इस रिलेशनशिप के अंदर रोज जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरीके से एक रियलिटी चेक आ रही है। उसको अपने मदर के बारे में उसकी इंटेंशंस भी क्लियर हो गई कि मदर तो किसी सूरत में भी कैल के बगैर जो है अब उसका कहीं भी और नहीं सोचेगी। तो ये एक रियलिटी चेक आ गई। तो फिर सेम मॉर्निंग में जैक जो दोबारा फर्स्ट क्लास में आता है और रोज से मिलता है, तो यहाँ पर वो लव जो है उसको अंदर नहीं जाने देता और इवन रोज भी उसको मना कर देती कि वो उसको अकेला छोड़ दे। लेकिन लंच में उसको ये ज़हन में आता है, लंच में जब बैठी होती है उसका ख्याल आता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग होगी कि वो उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी भी कर दी जाए और बस वो जिसे कहते हैं ना कि लेडी बन जाए। तो ये तो वो उस तरह की लड़की नहीं है। तो फिर वो दोबारा आफ्टरनून में जैक के पास जाती है और यहाँ पर जैक उसको बड़ा एक ज़बरदस्त अच्छा ट्रीटमेंट देता है। तो फिर रोज न्यू रोल की तरफ कमिट कर लेती है, गोया अपना एक लव अफेयर शुरू करती है जैक के साथ। अब जो इसका डिसीजन है, ये जो कमिट कर रही है, ये इन दोनों को, जैक और रोज को, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी की तरफ लेके आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये दो एग्जाम्पल्स मैंने दी और भी फिल्मों की दी जा सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली आइडिया ही लेना होता है। तो ये फिल्म इसलिए भी कि ज़्यादातर लोगों ने देखी हुई है, तो टाइटैनिक तो अक्सर देखा है, तो मैं इसको ज़रूर शामिल बीच में करता हूँ ताकि ईजिली समझ में भी आ सके। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्ट 3 को देखेंगे जो कहते हैं स्टम्बलिंग इनटू दी सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, और ये हम भी पढ़ के आएंगे कैसे फिर वो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाएंगे। तो एक्ट 3 में हम सेंट्रल कन्फ्लिक्ट को देखेंगे और उसके सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।